हमारे बीच में दो ऐसे अफसर हैं जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकल के आए हैं और प्रयागराज से निकल के उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो निश्चित रूप से वो आपके जिले में है और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप एक बार जोरदार, सारे लोग जोरदार ताली बजाइए और जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और मैं समझता हूं कि हम लोग सत्र की शुरुआत करें। बहुत सारी चुनौतियां रहीं। डीएम साहब, हम लोग पहले कोविड से ही शुरू करते हैं और कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं समझता हूं कि शहर के जिलाधिकारी के लिए और पुलिस कप्तान के लिए भी। तो इस महामारी की लड़ाई के लिए आपने ऐसी कौन सी प्लानिंग की? क्योंकि मुरादाबाद बहुत चर्चा में नहीं था। आप देखिए बहुत सारे जिले चर्चा में थे, लगातार उनकी खबरें आती थी और वहाँ जब लखनऊ में मीटिंग होती थी तो बहुत सारे सवाल खड़े होते थे, विपक्षी भी सवाल खड़े करते थे। कौन सी ऐसी रणनीति आप लोगों ने शुरू की, अपनाई, जिससे कि वो सारी समस्याएं आपके पास नहीं फटक पाई? जी प्लीज। मुझे याद है कि 19 मार्च को हमारे यहाँ जनपद में फर्स्ट कोविड पेशेंट आया था। 19 मार्च और 19 मार्च को, और वो फ्रांस से एक लड़की जो है वो लौटी थी, वो मूढ़ा पांडे क्षेत्र की रहने वाली थी जी। तो एक तो उसने आए, वो फर्स्ट पेशेंट के रूप में हमारे L1 हॉस्पिटल में वो फर्स्ट पेशेंट थी। तो उसने एक तो सबसे पहले उसने जो खुद एक पेशेंट के रूप में हॉस्पिटल में दाखिला लिया और हमारे यहाँ 23 दिन रही हो, क्योंकि काफ़ी 23 दिन काफ़ी समय बाद उसका नेगेटिव हुआ। तो उसने एक संदेश भी दिया कि कैसे कोविड पेशेंट अपने घर के लोगों को बिना इन्फेक्ट किए हुए कैसे जो है खुद ठीक हो सकता है। इसका वो पहली पेशेंट जो हमारे जनपद की थी वो एक उदाहरण थी, क्योंकि उसने जिस टैक्सी से वो दिल्ली से यहाँ तक आई थी उसका ड्राइवर भी इन्फेक्ट नहीं हुआ, उसका जो साथ में एक सहायक था वो भी इन्फेक्ट नहीं हुआ। वो इवन अपने घर पे रही, उसने अपने को आइसोलेट किया हुआ था क्योंकि उसको लक्षण था, खांसी जुकाम बुखार का लक्षण था, तो उसने अपने को आइसोलेट किया हुआ था। तो उसकी मदर भी इन्फेक्ट नहीं हुई, जबकि वो विदेश से आई थी। बहुत नॉर्मली लोग लौटते तो माएँ जो है गले मिल जाती हैं, वो करती, तो नेचुरली उसने जो है अपने को, तो उसने एक तरह से जनपद को एक नसीहत दी कि अगर हम इस तरह से अपने को आइसोलेट रखें और अपने को ठीक तरह से अगर हम रखें तो बचाव के माध्यम से इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो एक उसने फर्स्ट पेशेंट ने जो संदेश दिया, साथ ही फिर धीरे धीरे जब चूंकि दिल्ली के करीब है तो नेचुरली दिल्ली से आवागमन यहाँ पे ज़्यादा होता है। जब लोग आना शुरू हुए तो हम लोगों ने, एसएसपी साहब उस समय हमारे प्रभाकर चौधरी जी दूसरे जनपद में इसी तरह की मेहनत कर रहे थे, बट यहाँ पे अमित पाठक जी थे, तो उन्होंने, हम लोग बैठ करके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग खुद उसमें जो है उन्होंने अपने यंग आईपीएस ऑफिसर्स जो जनपद में ज्वाइन किए हुए थे उनको भी लगा रखा था। तो हम लोग 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते थे, एक एक पेशेंट का कॉन्टैक्ट ट्रेस करके, और इसके बाद हम लोग उनकी सैम्पलिंग कराते थे और बाकायदा उसका रिजल्ट वेट करते थे, और फिर जब उसमें पॉजिटिव पाए जाते थे तो इसका बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर हमने लोगों को ट्रेस कर लिया, उनको टेस्ट कर लिया और टेस्ट करके प्रॉपर समय से आइसोलेट कर दिया, तो अगर ये 3 चीज़ें हमारी ठीक से चलती रहें तो निश्चित रूप से कोई भी संक्रामक रोग हो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। चौधरी सर, आपका हमने वहाँ पे बनारस में काम देखा था और लगातार मैं देख रहा था कि आप लोग भेष बदल बदल के कंट्रोल रूम की चेकिंग कर रहे थे। उसके अलावा बहुत सारी चुनौतियाँ थी। तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा बनारस की चर्चा हो के तब हम लोग मुरादाबाद में आए, क्योंकि कोविड के दौरान आपका बहुत सारा समय जो है वो बनारस में बीता है। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे मैं बताऊं तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि बहुत से फ़ोन कॉल्स आते थे। इवन मेरे सीयूजी पे मैंने अपनी सीडीआर निकलवाई तो 250 से 300 कॉल 24 घंटे के अंदर आते थे, जिसमें से मैं लगभग 100 से 125 कॉल मैं स्वयं अटेंड करता था। और उसमें लोगों की ये चीज़ रहती थी कि मेरा बच्चा कहीं पे दिल्ली में फंस गया है, कहीं किसी को इलाज कराने के लिए जाना है। इस तरह की बहुत व्यवहारिक समस्याएं उस समय आई। हम लोगों ने वहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया शुरुआती दौर में, जहाँ पे इन समस्याओं का निस्तारण किया गया। और दूसरा, एक सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे बनारस में देखने को मिली थी, वहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भिक्षावृत्ति भी करते हैं स्नान के बहाने, या बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। लॉकडाउन लगने पे सारी चीज़ें बंद हो गई और उसके बाद हमने और डीएम साहब को एक बार इस चीज़ की जानकारी हुई तो 3-4 दिन तक ऑपरेशन चलाया गया। उनको ढूंढा गया
क्योंकि उसमें से कई ऐसे लोग थे जो बोल नहीं पाते थे, अपनी बात बता नहीं मुझे याद पाते है थे। केरल के लोग आ गए थे वहाँ पे, बहुत और फिर- दूर दूर के जी, लोग जी, आए वहाँ पे रहते हैं, तो उनको इकट्ठा करके नगर निगम के केंद्र में भेजा गया और खाने की व्यवस्था भी कराई गई। ये जो आप काफ़ी लोगों ने कंट्रोल पे छापा मारा था, वो आप लोगों के मन में क्या नहीं, विचार था कि आप लोग ऑटो से पहुंच गए भेस बदल के, तो देखिए, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई? उस दौरान ये स्थिति हो गई कि जो छोटी छोटी मार्केट थी, चूंकि मार्केट भी बंद थी, बहुत लिमिटेड समय दिया गया था कि वो दुकान खोलेंगे, ऐसे समय में लोगों ने प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। कहीं लोग बहुत ज़्यादा दूर तक अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, तो आटा अगर 20 रुपए केजी है तो कोई उसको 30 रुपए में बेच रहा है, कोई 40 रुपए में बेच रहा है, और जमाखोरी भी शुरू हो गई थी, लोग जमाखोरी करने लगे, तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आने लगी, तो फिर एक दिन डीएम साहब ने, हमसे बहुत वरिष्ठ हैं वो, उन्होंने तय किया कि इस तरह की कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर हम लोग वहाँ तो कितने पकड़े गए उसमें? उसमें करीब 20-22 लोग पकड़े गए थे और फिर उनको जेल भी भेजा गया, तो उससे अपने आप फिर आगे कभी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके बाद ये फीडबैक आने लगा कि नहीं, मंडी में भी सब नॉर्मल हो गया और रेट भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, कोई 2-4 रुपए भले बढ़ा ले, लेकिन जहाँ 20 रुपए 25 रुपए तो पर आप अपने केजी का मन से अंतर नया आने नया लगा कुछ था। प्रयोग करते रहते, कभी ऑटो से पहुंच जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल से पहुंच जाते हैं? नहीं, ये प्रयोग नहीं था, बल्कि मुझे लगा था कि उस समय की ज़रूरतें थी, क्योंकि हर जगह हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो एक मैसेज देने की ज़रूरत थी ताकि लोगों को लगे कि कहीं भी आया जा सकता मतलब है। ये मैसेज कप्तान साहब ने इससे- देने की कोशिश की कि भाई वो किसी बेस में आ सकते हैं, भाई मुरादाबाद के लोग, और जो जनता सुन रही है वो इस बात को समझ ले। डीएम सर, आपसे अब तो लोग कहते होंगे कि डीएम साहब ऐसा कौन सा जुगाड़ है, युक्ति है कि 3 साल से ज्यादा, मैं समझता हूँ आजादी के बाद एकाक आदमी होंगे जो 3 साल से ज्यादा किसी जिले में रहे होंगे, तो आपसे लोग उपाय पूछते होंगे कि क्या उपाय क्या है, डीएम साहब जरा हमें भी बताइए। हैं? देखिए, कोई जुगाड़ नहीं है सर बेसिकली। क्या ये है तो हमने कि जुगाड़ नहीं, हमने मैं, उपाय पूछा, जुगाड़ वाला तो हाँ, बात ही मैं नहीं जो किया। है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रशासनिक सेवा में है हम लोग, जी तो अगर आप जो है, इसमें बस एक ही चीज़ है, आप में व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, और आप लोगों को खुद पता होता है कि उनकी समस्या जो है जी कितनी सही है। ये खुद पता होता है, जो समस्या आपके पास लेकर के आता है उसको पता होता है कि किस हद तक उसकी समस्या का निदान हो सकता है। अब आप में खासियत ये होनी चाहिए कि आप उसका एप्लीकेशन या उसकी बात सुन करके, जितनी उसकी बात सही है, अगर उस पर आप प्रॉपर रिस्पांस कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से उससे बात कर लेते हैं, तो वो खुद समझ रहा है कि कितना काम होने वाला है। अगर आप इस तरह से, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पीपुल्स फ्रेंडली होना चाहिए। जी जी हम लोग प्रजातांत्रिक देश में काम करते हैं, सारे जितने भी सिस्टम है सब पब्लिक की सहायता करने के लिए बने हुए हैं, तो हमें जो है पब्लिक की ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम ये चीज़ ध्यान में रख करके लोगों से बात करेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होगी। और जब आपकी कंप्लेंट नहीं होगी तो नेचुरली कोई भी गवर्नमेंट किसी को क्यों हटाएगी। अच्छा तो सर, मुझे तो यही लगता है, बाकी जो है जो भी है। नहीं, अभी बताता हूँ, प्रभाकर जी से जुड़ी हुई एक बात बताऊंगा अभी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब तो आपको यहाँ काफ़ी दिन हो गया, आपको क्या लगता है कि यहाँ का सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो क्या है? आपको लगता है कि उसमें और भी हम काम करेंगे, शायद और ज़्यादा बेहतर होगा? मंत्री जी से हम लोग इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एज अफसर के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुरादाबाद के लिए क्या बड़ा? देखिए, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है, नॉर्मली जो इसके बारे में जो बाहर जो इसका वो है, वो ये है कि ये एक तरह से बहुत ही संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है। तो संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें हर दशा में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उसके लिए हमारा जितना ज़्यादा याद है सर, उसमें पथराव हो गया था। हाँ, नहीं, मुकदमे दर्ज करने पड़े थे। हाँ, मुकदमे दर्ज करने पड़े थे, क्योंकि कोई भी कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली चीज़ अगर होती है तो उसमें पहला स्टेप होता है कि उसमें हमें कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं और उसका एक संदेश भी जाता है। तो इसलिए हमें जहाँ कहीं भी कोई भी कानून को तोड़ने वाली चीज़ें करता है तो उसमें सख्त होकर के कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, आपने इसके अलावा जो है, जब उसमें भी ऐसा नहीं था, लोगों से बात की गई, काफ़ी हम लोगों ने बात किया, कप्तान साहब और हमने जा के लोगों से बात किया, और फाइनली हम लोगों ने सबको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस किया, लोगों ने टेस्ट भी कराया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उस दौरान लगभग 1763 लोगों को हम लोगों ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया था, और लोगों ने क्वारंटीन का पालन किया। और कारण ये रहा कि इसीलिए जो है वो उस तरीके से स्प्रेड नहीं हुआ जिस तरह से जो है होना चाहिए। तो बिल्कुल उसके लिए है कि हमें निरंतर, देखिए, संवाद, सामंजस्य और समन्वय, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने 3 चीज़ें अप्लाई कर रखी हैं तो कभी कोई कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं होगी। आपका संवाद होना चाहिए लोगों के साथ आपका सामंजस्य होना चाहिए,
लोगों के साथ समन्वय बना करके आगे बढ़िए तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मूल मंत्र भी है कि तीनों चीज़ें आपको रखनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को आप सम्मान दीजिए, समन्वय बनाइए, सामंजस्य से काम करिए और आगे बढ़िए। प्रभाकर सर, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग को रात भर मतलब फोन आते रहते होंगे, जो लोग फंस जाते होंगे उनको लगता है कि कहाँ से मदद मिले, कोई ऐसी घटना आपको याद है जिससे मदद करके बड़ी बहुत अच्छा लगा होगा कि नहीं यार आज मदद हुई, वाकई पढ़ाई जो है उसका वो सार्थक हो गई? देखिए, कोविड के दौरान बहुत से ऐसी चीज़ें आई जिसमें अटेंड किया गया और मदद किया गया। मैं बनारस में था उस समय। एक घटना मुझे आज भी याद है जी। 2-3 बिहार के लोग रहने वाले थे, क्योंकि वो सेंटर था बिहार की तरफ, लोग ज़्यादा उधर से जाते थे। तो वो कहीं उनको किसी ज़िले से दूसरे जनपद से बस आई थी और उनको कहीं छोड़ के, चूंकि पुलिस की बैरिकेटिंग थी उस समय, बहुत तनाव की स्थिति एक दूसरे जिले में रहती थी कि हम अंदर नहीं आने देंगे, हमारे यहाँ ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे वो बस वाला छोड़ करके भाग गया, मतलब चले गए होंगे। और वो हाईवे था जो इलाहाबाद हाईवे है, वहाँ वो दोनों, उनके साथ एक महिला भी थी, दोनों वहाँ शायद 2-3 दिन से पड़े रहे होंगे। कंट्रोल रूम में फोन किया? नहीं, उन्होंने किसी और का फोन लिया और के फोन लेने के बाद उन्होंने सीधे पूछा होगा एसपी का नंबर क्या है। तो वहां से फिर मुझे फोन आया और डायरेक्ट आपके पास डायरेक्ट आया। और ज्यादातर उस समय इतने फोन आते थे कि सब मैं नहीं उठा पाता था। मुझे याद है मैं रात में करीब 2:30-3 बजे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात डीएम साहब कर रहे थे, सर्विलांस वगैरह में मैं बैठा था। एकाएक मैंने फोन उठा लिया तो वो सिर्फ रोने लगा और उसके बाद उसने फोन काट दिया। तो जब हम लोगों ने उसका लोकेशन निकाला तो उसकी लोकेशन हाईवे पे निकल के आई और मुझे उस समय ये नहीं पता था कि ये मजदूर होंगे। मुझे लगा कि लग रहा है इनके साथ कोई लूट या डकैती की घटना हो गई है रात में 2:30 बजे। वहाँ टीम को भेजा गया और उस समय उन्होंने जब उस आदमी को पकड़ा जिसका फ़ोन था तो वो लेकर के गया एक ट्यूबवेल पे। वो लोग बाहर सोए हुए थे, गेहूं कटा हुआ था उस समय और उनके पास खाने वगैरह को भी नहीं था। तो उनको हॉस्पिटल ले आया गया और वहाँ पे उनको खाना पीना दिया गया। फिर पुलिस वालों ने उनको ले जा करके बिहार बॉर्डर तक छोड़ा और हम लोगों ने पत्र भी लिखा। तो उसके बाद करीब 20-25 दिन बाद भी जो है वो व्यक्ति फ़ोन करके कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे कई बार इस तरह का फ़ोन करके उसने धन्यवाद, मतलब वो मुझसे बात करने की कोशिश कई बार, जोरदार ताली बजाइए। हालांकि मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन मुझे पता चला कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो जीवन में अमिट होती हैं। वो अनजाने में इस तरह का मुझे किसी घटना का जिक्र आया तो वहाँ पे भेजा गया, सारी चीज़ें हुई। तो मुझे बाद में एक अच्छी चीज़ लगी कि हो सकता है कहीं डेथ हो जाती या कुछ और चीज़ उसके साथ हो सकती। वो भी इस बात को नहीं भूला कि जिस समय मदद उसकी हुई, और मैं समझता हूं कि बहुत कठिन समय था उनके लिए। डीएम सर, ये बताइए, जब छात्रों को राजस्थान से ले आने की बात हो रही थी, बहुत टेंशन थी। मुझे याद है अच्छी तरह से कितना बवाल हुआ कई लोगों के बीच में, वो अंदर की कहानी भी मुझे पता है। मुझे आप ये बताइए कि वो कैसे सारी चीजें नियंत्रित हुई, कैसे उनके लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सका, क्योंकि एक पॉलिटिकल एजेंडा भी था इसमें, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व जहां होती है वहां पे अफसरों के लिए थोड़ी बड़ी मुश्किल हो जाती है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। हम लोगों को ये निर्देश थे कि कोटा में जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं छात्र, वो अपने घर लौटेंगे। तो उनके लिए पहली चीज़ तो ये थी कि चूंकि वो राजस्थान में थे, यहाँ उनको आना था। मेरे बीच डीआईओएस भी बैठे हुए हैं। ये जो है वो अस्थायी शेल्टर होम जो बनाए गए थे उसके इंचार्ज थे। तो बेसिकली हम लोगों को वहाँ से बसें चलती थी, हमें पता होता था कि मुरादाबाद से रिलेटेड ये बच्चे इस बस में हैं। हम लोग उनको यहाँ पे उतारते थे, उनको शेल्टर होम में ले जाते थे, उनको खाना खिलाते थे, वहीं पे उनकी एंटीजन टेस्टिंग करवाते थे और फिर इसके बाद उनको जो है, और अगर उसमें कोई लक्षण युक्त है तो उसका RT-PCR करते थे और उसको क्वारंटीन के लिए बोलते थे कि वो अपने घर में अलग से इनको क्वारंटीन रखिए अगर उनको कोई लक्षण है तो बहुत अच्छे से चला। इवन प्रवासी श्रमिकों का जब बहुत भारी संख्या में आगमन हो रहा था तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग रोड के सारे स्कूल्स को टेम्परेरी आश्रय स्थल में बदल रखे थे। वहाँ पे खाने की भी व्यवस्था थी, सारी चीज़ें थी। और एक चीज़ बहुत आगे बढ़ करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन लोगों ने वहाँ पे एक टीम बना करके 14-14 दिन योगा कराना शुरू किया उन लोगों को। तो वो जब यहाँ से फाइनली जाने लगे तो उन लोगों ने बड़ा जो है, मतलब उसमें बहुत कई मतलब ऐसे थे मजदूर जो जिनका इतना ज़्यादा वो अपने जो योगा टीचर्स थे उन लोगों के साथ इतने अटैच हो गए कि वो जाते समय रोने भी लगे। तो मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे जो इन लोगों ने उस दौरान जब लोग परेशान थे तो उनको जो है, मतलब प्रवासी श्रमिकों को उनके रुकने के दौरान उनको योगा भी सिखाया गया, बहुत रिलीफ दिया और फिजिकली भी दिया। बिल्कुल। तो उस दौरान ये एक बड़ी अच्छी बात रही। प्रभाकर सर, ये बताइए मुझे, एक सवाल पूछ लेता हूँ। ये बताइए कि आप तो लेक्चरर बनना चाहते थे, फिर ये इतनी तैयारी आपने कर दी, एकदम कलम तोड़ दिया।
नहीं, देखिए इतनी तैयारी नहीं करती। डीएम साहब भी इलाहाबाद नहीं, यूनिवर्सिटी से इसलिए हैं। मैंने कहा, तो शुरुआत में मैंने कह दिया। बेसिकली मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का जी। हूँ और मुझे लगता है कि अभी भी हमारे गांव में शायद बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं आता है, छत पे वो तो जाना कई पड़ता जगह है नहीं फोन आते, वो कनेक्ट तो बड़ा करने के मुश्किल लिए। है, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे यहाँ पे। तो स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, वहाँ पे इतना माहौल नहीं रहता। कभी हम डिप्टी साहब की गाड़ी देख लिए रहे होंगे, तो डिप्टी साहब का मतलब जो मार साहब प्राइमरी के स्कूल में आते थे, करने के लिए आते इंजेक्शन थे। वगैरह जी, जी। लगाने, उस समय चलता, तो उन्हीं को हम बहुत बड़ा अधिकारी जानते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैं एएन झा हॉस्टल में मेरा एडमिशन हुआ और फिर वहाँ मैंने देखा कि बहुत ढेर सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे और कई लोग सिलेक्ट भी उसमें बहुत ढेर सारे लोग हुए थे। तो उन्हीं को देख देख के मैंने भी सोचा कि मुझे भी करना चाहिए। और मैं तो बीएससी कर रहा था मैथ से। फिर आगे ये था कि मुझे घर वालों की इच्छा थी कि मुझे केमिस्ट्री मेरी अच्छी है, ऐसा मेरे टीचर कहते थे, मेरे फादर से। मेरे फादर ने कहा कि इसको एमएससी करा के फिर ये टीचर बन जाएगा, लेक्चरर बन जाएगा केमिस्ट्री का। तो दिमाग में मेरे तो वो चीज़ थी। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि लोग तैयारी कर रहे थे और मैक्सिमम लोगों का सब्जेक्ट हिस्ट्री हुआ करता था प्रीलिम्स में। तो मैंने हिस्ट्री वगैरह की पढ़ाई शुरू कर दी और लास्ट में जाते जाते मैं पहले ही अपने अटेम्प्ट में, सब लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, मैं भी एग्ज़ाम देने गया। बनारस मेरा पहला सेंटर था पीसीएस का। और मुझे याद है कि कैंट रेलवे स्टेशन पे मैं रात में उतरा। दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, उसमें मेरी एज 22 ईयर्स के आसपास थी। और किसी ने मेरा पॉकेट से, मेरा पर्स तो नहीं था, उसमें कुछ पैसे रुपए रखे थे। टिकट, बिना टिकट के ही जाते थे, ज़्यादातर सारे लड़के जाते थे ट्रेन में। किसी ने वो पैसे देखिए, वो जो जेब काट संघर्ष दिए मेरे। है, संघर्ष को देखिए आदमी कभी भूलता नहीं है। मैं समझता हूं ऐसे संघर्ष को सलाम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग जो है, सबके जीवन में बहुत सारे सपने होते हैं और सपने पूरे तभी होते हैं जब आप संघर्ष करते हैं और संघर्ष दिखता है। हाँ सर, तो उसको पूरा करिए। मेरे पैसे नहीं, पॉकेट कट गए। उसके बाद मैंने वहाँ पे जो भी था रेलवे स्टेशन पे रहा। सुबह मैदागिन चौराहे के पास जो चौराहा है, वहाँ पैदल वहाँ एग्ज़ाम दे के आए। काफी दूर है वहां से मैदागिन चौराहा स्टेशन से। और ये सौभाग्य रहा या फिर किस्मत भी कहेंगे। बहुत पढ़ाई ऐसी नहीं, बीएससी करने के तुरंत बाद पहले ही अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। तो मुझे लगा कि ये बहुत आसान है और फिर मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैंने एग्ज़ाम दिया, मेंस क्वालिफाई कर गया और मैं फिर पीसीएस में एलाइड सर्विस में सेल्स टैक्स विभाग में मैं सेल्स टैक्स ऑफिसर हो गया। तो वहाँ से एक पॉजिटिव चीज़ आई कि मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और आगे मैंने तैयारी थोड़ा और आगे नौकरी करते हुए फिर तैयारी शुरू करी। तो मेरे 4-5 नौकरी और भी लगी। असिस्टेंट कमांडेंट है रेलवे में, कई जगह में। फिर फाइनली मैं इसमें 2009 के एग्ज़ाम में मैं सिलेक्ट हो गया। भाई जोरदार तारीख, 4-5 नौकरी लग गई थी ऑलरेडी। डीएम सर, हम लोग जब बात कर रहे थे तो कल बहुत सारे अनुभव आपने बताया कि भाई इलाहाबाद जो है पूरा एकदम मक्का था एक तरीके से शिक्षा के लिए। लेकिन एक ऐसा दौर आ गया था जब जो है आईएएस नहीं निकलते थे, पीसीएस तो निकलते थे, लेकिन आईएएस अफसरों के बड़ा अकाल पड़ गया था। और आप लोग उससे उस मक्का से वहाँ से निकल के आए हैं और मैं समझ रहा हूँ देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट क्या था? कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं, मुझे जो है इसी फील्ड में जाना है? क्योंकि आप तो रामराज्य जहाँ स्थापित होने जा रहा है यानी फैजाबाद, आप तो वहाँ से आते हैं। तो आपके मन में ऐसा क्या आ गया कि जो है हम चलें सिविल सेवा की तरफ, लोक सेवा की तरफ बढ़ जाएं? देखिए, मैं जब इंटर कॉलेज में था तो एक वहाँ पे रामगंज एक सर्वोदय इंटर कॉलेज स्कूल था। वहाँ पे मैं इंटरमीडिएट में 11वें से मैंने एडमिशन लिया था। तो जब मैं 12वें में पढ़ रहा था तो वहाँ पे कुछ आईएएस ऑफिसर्स पास में एक अच्छा जो है वहाँ पे सीएचसी था, तो वहाँ पे जो है वो विलेज स्टडी के लिए आए हुए थे। अच्छा। तो वो लोग, जब हम लोग पढ़ते थे फील्ड में, खास तौर से वहाँ पे जैसे जाड़े के दिनों में बाहर फील्ड में बैठा देते थे और टीचर वहाँ पे पढ़ाते रहते थे। तो वो लोग उधर से होके निकलते रहते थे। हाँ, वो लोग निकलते रहते थे। तो हम लोग टीचर से पूछते थे कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि उनको नीली बत्ती की गाड़ियां वहाँ कभी कभार देखने आती थी, उनके बातचीत करने आते थे लोग। तो हम उनसे पूछते थे टीचर से कौन लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आईएएस हैं और ये ग्रामीण विजिट पे आए हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि ये क्या होता है। तो उन्होंने फिर आईएएस पीसीएस के बारे में फर्स्ट टाइम, मैंने जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था मैं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, तो उस समय जो है लगा कि भाई ये, फिर हम लोगों ने पूछा कि इसको करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा जी। तो उस समय जो है उन्होंने बताया कि भाई अगर पीसीएस बनना है तो इलाहाबाद जाना पड़ेगा और अगर आईएएस बनना है तो दिल्ली जा सकते हैं, इलाहाबाद से भी होते हैं। और खास तौर से उस समय जैसे कप्तान साहब का हॉस्टल था एएन झा एंड जीएन झा जी, तो लोग बताते थे कि वहाँ से आईएएस बहुत बनते हैं। हाँ। तो फिर हम लोगों ने वहीं से मैंने सोचा कि अब आगे पढ़ना अगर है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है।
तो मैं जो है घर पे बताया कि भाई मैं पढ़ूंगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। अच्छा, मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कि नहीं, यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ लो, ठीक है, वहाँ कहाँ जाओगे इतनी दूर, ये वो। हाँ। बट मैंने कहा कि नहीं, पढ़ूंगा तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़ूंगा। जी जी। तो वहीं से जो है शुरू हुआ। और फिर जब वहाँ पे हमने हॉस्टल में, आई थिंक मुझे याद है कि मेरा नाम 14वें नंबर पे था, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सारे अच्छे बच्चे जाते थे उस दौरान। जो भी अपनी विधा का, अपने स्कूल का अच्छा स्टूडेंट होता था वही जाता था। जी। तो वहाँ पे जब आप सारे अच्छे बच्चों के बीच में आप पहुँच गए तो फिर वहाँ पे आपको उस हिसाब से दौड़ना जैसे ही पड़ेगा। आप 14वें लोगों नंबर पे के आ साथ। गए, आपने समझ लिया कि तो बस... नहीं, 14वें नंबर पे आए थे तो मुझे लगा कि अभी मैं यहाँ सबसे पीछे हूँ, अच्छा। क्योंकि वो मेरे से ऊपर 13 लोग थे जिनको हॉस्टल में एडमिशन मिला था। तो फिर इसके बाद जब कंपटीशन शुरू हुआ तो बहुत सारा, इसीलिए लोग हॉस्टल में रहने का फ़ायदा ये होता है कि आप दूसरे को कैसे तैयारी कर रहा है, उसका क्या है, फिर उसमें कुछ लोगों के सिलेक्शंस होते रहते हैं, तो उसको देख करके जो वहाँ पे प्रेरणा मिलती है, फिर आदमी एक बार जो है अपना गोल सेट कर लेता है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो बस ये जो है ये जीवन का turning point है। इंटरमीडिएट का जो विलेज स्टडी में IAS ऑफिसर्स आए थे वहाँ पे उस गांव में, वो मैं कहूँगा कि वही एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। ग्रेट, एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई दोनों अफसरों के लिए। देखिए, मैं विकास को लेके पढ़ रहा था तो इसमें 40-50 पन्ने हैं। 3 साल में डीएम साहब ने ये सारे 40-50 पन्नों के काम किए हैं। उसमें माननीय मंत्री जी का भी रोल है, यहाँ के जो वरिष्ठ मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी का भी रोल है और सरकार का भी रोल है। तो विकास में तो बहुत सारी बातें हैं जो क्रम से आप लोग सुनते हैं और समझते आए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि किसी भी जिले के विकास के लिए ऐसे ही अफसरों की आवश्यकता होती है जो जनता के साथ संवाद करता है, जनता की समस्याओं को सुनता है और जनता से रोज दो चार होता है। वो जनता चाहे तबलीगी जमात के रूप में हो, चाहे किसान के रूप में हो, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। तो मैं इन दोनों अफसरों को बहुत धन्यवाद देता हूं इस मुरादाबाद अधिवेशन में इंडिया न्यूज को समय देने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग फिर से बात करेंगे और समय समय पे मिलते रहेंगे, एक दूसरे को सलाह भी देते रहेंगे। आप लोग आए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।